Hello friends, welcome back again. Today our topic is demand analysis. इससे पहले हमने जो वीडियो की सीरीज़ देखी थी उसमें हम पहला चैप्टर कवर किया था, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. देन हमने देखा है यूटिलिटी एनालिसिस और नाउ हम डिस्कस करने वाले हैं डिमांड एनालिसिस. Students, do you remember that the definition of utility? Utility means the amount of satisfaction which an individual derive from a consuming commodity. Yeah, it is also defined as want satisfy power of a commodity. Means utility of a good is the important determinant of demand of a consumer and for the good. So it is assumed that the individual will try to maximize their utility or satisfaction from the commodity, so they buy the consumption. So consumer demand for a consumer goods for their own satisfaction. So utility is a subjective entitled. So it's related to minds of man. So people demand goods because they satisfy the wants of people. So हमने ये देखी है. So you have already studied the concept of utility in the previous chapter, and in that chapter you had studied the utility is the basis of demand. Utility may generate a desire or a need to have a particular commodity, but utility on its own cannot generate a demand for the commodity. So this chapter is an effort to analyze the concept of demand, and demand analysis is concerned with the consumer's behavior. फ्रेंड्स, हम यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं वो कंज्यूमर्स बिहेवियर रिलेटेड है. पहले हमने जो यूटिलिटी कंसेप्ट देखी थी उसमें हमने बहुत सारे फीचर्स देखे थे कि हम यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, रिलेटिव कंसेप्ट है, यूटिलिटी इज इथिकली न्यूट्रल है, बेसिस ऑफ डिमांड है. सो हम हर चीज़ में, हर वो वस्तुओं में, हर वो सेवाओं में पहले यूटिलिटी देखते हैं. सो यूटिलिटी देखने के बाद हम उस चीज़ को, उस वस्तुओं की डिमांड करते हैं. हम बाज़ार जाके पेन परचेस करते हैं, नोटबुक परचेस करते हैं, 12th का इकोनॉमिक्स का बुक हम लेते हैं. क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें उसमें यूटिलिटी दिखती है कि इकोनॉमिक्स का बुक हमें एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सो हम वो परचेस कर लेते हैं. सो यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड. म्हणजे हर चीज़ में जो यूटिलिटी होती है उसके बेसिस पे डिमांड की जाती है. सो इन दिस चैप्टर्स वी विल डिस्कस ऑन दिस पॉइंट कि यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड, एंड also the demand analysis is concerned with the consumer's behavior. Students, I'm always said that we are in now a consumers. We are in now a category of a consumers, because this in the economy we are playing a role of consumers. So now we are here discussing a consumer's behavior. It means that our behavior. क्या हम इकोनॉमिक्स एक्टिविटी बेस पे सीख सकते हैं? क्या हम जो डेली एक्टिविटी करते हैं, हम बाज़ार जाते हैं, बहुत सारी वस्तुएं खरीदते हैं, क्या हम उसे डिमांड कह सकते हैं? अगर एक उदाहरण था, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि देखो, जो राम है वो हर दिन बाज़ार जाता है सुबह 7 बजे और वो दूध लेके आता है 58 रुपीज़ दे के, वो 1 लीटर दूध परचेस करता है. क्या इस स्टोरी को हम डिमांड कह सकते हैं? देखो, वो सुबह 7 बजे जाता है, 58 रुपीज़ वो पे करता है फॉर द 1 लीटर ऑफ मिल्क. क्या हम इसे डिमांड कह सकते हैं? सो ये जो डिमांड रहते हैं, सी द पिक्चर, हियर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स आर these products we demanded to completed our basic needs. सो वो डिमांड क्या होता है वो हम सब इस चैप्टर में देखने वाले हैं. सो ये 12th इकोनॉमिक्स है,
और चैप्टर नेम है डिमांड एनालिसिस। तो हमारी पहली जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है कि हमें डिज़ायर का मतलब समझना है। डिज़ायर मीन्स क्या है? तो डिज़ायर मीन्स हमने देखा है कि डिज़ायर मीन्स एन अर्गू टू हैव समथिंग। हमें डिज़ायर मीन्स वांट, हम कह सकते हैं कि डिज़ायर मीन्स वांट है, बट डिमांड इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम डिज़ायर। जब डिज़ायर हम किसे कह सकते हैं? द विलिंगनेस टू हैव समथिंग कैन बी कॉल्ड एज अ डिज़ायर। टू विलिंगनेस टू हैव समथिंग can be called a desire, and those desire become a demand which are backed by purchasing power, ability to pay, and willingness to pay for it. It means that the following three conditions are necessary for a demand. First is a desire, second is a purchasing power या ability, थर्ड है एबिलिटी टू पे। ये थ्री जो कंडीशंस है दे आर नेसेसरी फॉर कंप्लीटिंग डिमांड। सो डिज़ायर और डिमांड अलग क्यों हैं? तो फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पुअर मैन हु हार्डली मेक अ बोथ इन मीट wish to have a car, his wish or desire for a car will not constitute the demand for the car because he cannot afford to pay for it. So that is, he has no purchasing power to make his wish, desire effective in the market. So हम thus in economics, unless demand is backed by purchasing power, ability to pay, so it does not constitute demand. Demand for a good is determined of various factors: price of commodity, taste, design, commodity income of consumer, price related goods, substitute complementary goods. So these all points we shall be discussing later in this chapter, that determinants of demand. So now the desire are different from demand. So desire means ओनली वॉन्ट या ओनली विश भी हम कह सकते हैं कि देखो, हर व्यक्ति की इच्छाएं तो बहुत सारी होती हैं, और वो इच्छाएं कब वास्तव में डिमांड बनती है? जब उस व्यक्ति के पास परचेसिंग पावर होती है और विलिंगनेस टू पे, ये दो कंडीशन होती हैं। जब उसकी मानसिक तैयारी होती है, उसकी परचेसिंग पावर होती है, देन वो डिज़ायर डिमांड में बदल जाती है। एक गरीब व्यक्ति है, उसको कार लेना है, लेकिन उसके पास उसकी मानसिक तैयारी है कार लेने की, लेकिन उसके पास परचेसिंग पावर नहीं है। ही हैज़ नॉट परचेसिंग पावर टू मेक हिज डिज़ायर डिमांड। सो उसके पास परचेसिंग पावर नहीं है, तो वो कार खरीद नहीं सकता है। सो वो उसकी ओनली डिज़ायर हो सकती है, और डिज़ायर को डिमांड में बदलने के लिए हमें जो थ्री कंडीशन की ज़रूरत होती है वो है डिज़ायर, परचेसिंग पावर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। सो अबव थ्री कंडीशंस मस्ट बी देयर क्रिएट्स डिमांड, या थ्री कंडीशन डिमांड को डिज़ायर में बदलती है। नेक्स्ट हमें देखना है कि दस डिमांड इज़ एन इफेक्टिव डिमांड डिज़ायर। सो हम कह सकते हैं ऑल डिज़ायर्स आर नॉट डिमांड। सभी इच्छाएं मांगनी नहीं होती है। लिसन केयरफुली कि सभी इच्छाएं मांगनी नहीं होती हैं। ऑल डिज़ायर्स आर नॉट डिमांड। सो डिमांड पूर्ण, तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि डिमांड की डेफिनेशंस क्या है, एंड दिस डेफिनेशंस विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ डिमांड। सो हम देखते हैं कि डिमांड मीन्स क्या है। सो डिमांड इज दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which a person ready to buy at a particular price and during a specific period of time. हमने जो एग्जाम्पल देखा था कि हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि राम हर सुबह 7 बजे बाज़ार जाके वो 1 लीटर दूध खरीद लाता है,
58 रुपीज़ प्राइस को। तो हमने यहाँ मांगनी देखी है, हमने यहाँ प्राइस देखा है और हमने वो कमोडिटी देखी है। सो डिमांड इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। सो डिमांड मीन्स क्या है? सो डिमांड इज दैट क्वांटिटी ऑफ अ commodity which a person is ready to buy at a particular price during a specific period of time. See the definition of demand. The another definition given by Beham, and Beham said the demand for anything at a given price and the amount of good which will be brought per unit of time at the price. In the definition demand, there is 2 points are important. First point is anything at a given price or amount of it and time at the price. So हम particular price और specific पीरियड यहाँ एज्यूम करते हैं कि डिमांड कब कंप्लीट होती है। सपोज हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं, वेन price of sugar is 80 rupees per kg. The demand for it is 10 kg per week. देखो इस जो एग्जाम्पल है उसमें हमने क्या कहा है, प्राइस ऑफ शुगर इज़ कितना है, 80 रुपीज़ है और उसकी डिमांड कितनी है, 10 रुपीज़ है। कितने दिनों में है, पर वीक में है। When the price of sugar is 80 per kg, the demand for it 10 kg पर यूनिट। सो शुगर का प्राइस 80 रुपीज़ है, डिमांड उसकी 10 kg है और पर वीक में मीन्स यहाँ स्पेसिफिक पीरियड मेंशन किया है, स्पेसिफिक डिमांड मेंशन की है और प्राइस मेंशन किया है। सो देयर रेफरेंस ऑफ प्राइस एंड टाइम इज इसेंशियल फॉर अ डिमांड। टाइम का रेफरेंस और प्राइस का रेफरेंस ये बहुत ज़रूरी है। सो फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ डिमांड आर क्लियर फ्रॉम द अबव। सो डिमांड इज रिलेटिव कंसेप्ट एंड डिमांड इज इसेंशियल एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस। सो हम डिमांड कंसेप्ट एक रिलेटिव कंसेप्ट है और वो प्राइस और टाइम से रिलेट करती है। जब तक हम डिमांड में प्राइस और टाइम मेंशन नहीं करते वो अधूरी सी डिमांड लगेगी। सो डिमांड मीन्स एबिलिटी, डिमांड मीन्स डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस प्लस एबिलिटी टू पे। हाँ, जब डिज़ायर डिमांड में बदलने के लिए ये 3 कंडीशन ज़रूरी है। सो above desire, willingness to purchase or ability to pay, above condition must be there, create a demand. So now let's move the third important points, demand schedule. So demand schedule is represent the functional relationship between price and quantity demand of a particular commodities. And demand schedule may be either इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है। और डिमांड शेड्यूल शोन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। अब हम देखने वाले हैं डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है कि जिसमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांड हम शोन करते हैं। और डिमांड शेड्यूल एक तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है या मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है। तो नाउ हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। सो इंडिविजुअल डिमांड मीन्स व्हाट? सो इंडिविजुअल डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। Also see the careful definition of individual demand. इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर at a given price and during a given period of time. Means it is demand by an individual. It is demand by an individual. It indicate amount of goods purchased by an individual at a different price during a given period of time. इंडिविजुअल डिमांड पहले हमें ध्यान में लेना है कि इंडिविजुअल डिमांड बाय एन इंडिविजुअल, ये
एक व्यक्ति एक ग्राहक के द्वारा जो डिमांड की जाती है उसे हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। और इट इंडिकेट amount of good purchase by an individual at a different price given and given period of time। यहाँ हम डिफरेंट प्राइस, हम यहाँ इस डेफिनेशन में जो जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आए हैं, जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड आए हैं वो हम देख रहे हैं। तो हमारा यहाँ डिफरेंट प्राइस है, एन इंडिविजुअल कंज्यूमर है और अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम है। ये 3 वर्ड्स जो है वो इट्स हेल्प टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिमांड। सो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है? तो इट्स रिप्रेजेंट अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज। सो ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। फर्स्ट कॉलम शो दैट प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, सेकंड कॉलम शो दैट क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एक्स। यहाँ देखो डिफरेंट प्राइजेस हमें दिख रही है कि एक्स कमोडिटी की प्राइस 10 रुपीज़ है, 8 रुपीज़ है, 6 रुपीज़ है, 4 रुपीज़ है और 2 रुपीज़ है। देन क्वांटिटी डिमांड कितनी हमें दिख रही है यहाँ? 10 रुपीज़ प्राइस हो तो 1 kg डिमांड है, 8 रुपीज़ प्राइस हो तो 2 kg डिमांड है, 6 kg प्राइस हो तो 3 kg डिमांड है, 4 प्राइस हो तो 4 kg डिमांड है और 2 प्राइस हो तो 5 kg डिमांड है। सो ये हमें क्या, दिस टेबल शोन दैट यूनिवर्सल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। इस जो टेबल है, द अबव टेबल शोन अ डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ शुगर परचेस बाय अ हाउस होल्ड एट अ डिफरेंट प्राइस। सो इट कैन बी ऑब्जर्व अ लेस क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी demanded at a rising price and vice versa. For example, the fin price of X commodity is 10 rupees, so quantity demand is 1 kg, and demand for is 2 k demand price for is 2 rupees price, and demand at the 2 rupees price demand is a 5 kg. So it's seen that less quantity of commodity is demanded at a rising price or more quantity of a commodity is demanded falling price. So it indicate an universal relationship between price or quantity demand. यहाँ हम देख रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इसमें इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में डिमांड बाय एन इंडिविजुअल, पहले आप ये ध्यान में रखो कि इंडिविजुअल डिमांड का क्या होती है। तो जो एक इंडिविजुअल, एक कंज्यूमर है, उसके द्वारा जो मांग की जाती है उसे हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। और वो जो इंडिविजुअल डिमांड है वो डिफरेंट प्राइस, 3 वर्ड्स हमने बोले थे कि एट डिफरेंट प्राइस और गिवन पीरियड ऑफ टाइम बाय एन इंडिविजुअल। सो यहाँ हम डिफरेंट प्राइस देख सकते हैं और डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड भी देख सकते हैं। और ये टेबल जो है ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का है। ये हमें दिस टेबल शोन दैट कि डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी परचेस बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर एट अ वेरियस प्राइस। इस जो शेड्यूल है इसमें हमें दिख रहा है कि ये प्राइस डिफरेंट है और इसकी डिमांड भी अलग अलग से है। सो ये यूनिवर्सल रिलेशनशिप दिखा रहा है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। इसका मतलब होता है कि ज़्यादा प्राइस हो तो डिमांड कम होती है और कम प्राइस हो तो डिमांड ज़्यादा होती है। अनदर कंसेप्ट हम देखो, इसका इंडिविजुअल डिमांड कर्व यहाँ दिखा है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड कर्व में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और इस रिप्रेजेंट इंडिविजुअल डिमांड कर्व, सी द एक्स रिप्रेजेंट quantity demand, y represent price of commodity, and the demand curve TD slope downward from left to right, indicating an universal relationship between price and quantity demand. So ये जो हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख रहे हैं ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। इसमें हमने y अक्ष पे प्राइस दिखा है, एक्स अक्ष पे क्वांटिटी डिमांड देखी है। जो हर डी कर्व दिख रहा है वो डाउनवर्ड, उसका स्लोप जो है वो डाउनवर्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब है प्राइस जैसा इंक्रीज हो जाता है तब डिमांड जो है वो कम हो जाती है और प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। होप स्टूडेंट
आपको ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल कर्व समझ में आ गया होगा। इसका मतलब है कि जो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड करता है डिफरेंट प्राइस को, स्पेसिफिक टाइम को, उसे हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। ये इंडिविजुअल डिमांड में जो हमने जो एग्जांपल देखा है, वहाँ भी हमने इंडिविजुअल डिमांड के बहुत सारे प्राइस अलग अलग देखे हैं। और इस पिक्चर में ये पिक्चर देखिए शोन कर रहा है इंडिविजुअल डिमांड में डिमांड बाय एन इंडिविजुअल, एक जो पर्टिकुलर पर्सन है उसके द्वारा की जा रही डिमांड, उसे इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। आपकी ये कंसेप्ट अच्छी तरह से पूरी हो गई होगी। अब हम आगे जाते हैं मार्केट डिमांड कर्व या मार्केट डिमांड। सो मार्केट डिमांड किसे कहते हैं? मार्केट डिमांड एक सिंपल वन लाइन में हम कहते हैं what is the mean of market demand. So it is obtained by horizontal summation of demand of all individuals at a various price. Yeah, market demand is a total demand for a commodity from the consumers at a given price during a given period of time. इस चित्र में जो है, ये जो हमें यहाँ दिख रहा है, सी द पिक्चर विच डेफिनेटली दिस पिक्चर इज शोइंग अ मीनिंग ऑफ मार्केट डिमांड। यहाँ हमें मोर देन पीपल्स दिख रहे हैं एंड दे आर परचेसिंग समथिंग, they are so this is a market demand. Market demands means, first remember that it is a total demand. Market demand means it is total demand of a commodity from the consumers at a given price during a given period of time. ये मार्केट डिमांड जो है वो हर बाज़ार में जितने ग्राहक होते हैं, वो सब जो ग्राहक है, वो सब ग्राहक के द्वारा जो मांगनी की जाती है उसे मार्केट डिमांड हम कहते हैं। वहाँ ऑल कंज्यूमर्स हम कंसिडर करते हैं, नॉट ओनली एन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स। हियर हम ऑल कंज्यूमर्स यहाँ ऑल कंज्यूमर्स की जो डिमांड है वो हमें यहाँ देखनी है। सो ऑल कंज्यूमर्स डिमांडेड डिफरंट गुड्स ॲट अ डिफरंट प्राइजेस, म्हणजे जे पर्टिक्युलर प्राइस है, पर्टिक्युलर डिफरंट जो पर्टिकुलर टाइम है और डिफरेंट प्राइजेस है और दैट टाइम डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स, उसे हम मार्केट डिमांड कहते हैं। सो मार्केट डिमांड अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन of quantity of a commodity demanded purchase at a various price by all the consumers in the market at a given period of time. जो बाज़ार में एक पर्टिकुलर पीरियड है और डिफरेंट प्राइस है और ऑल डिमांड बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट, उसे हम मार्केट डिमांड कहते हैं। कि जब बाज़ार में सब ग्राहकों जो अलग अलग वस्तुओं को मांगनी करते हैं, सब ग्राहक जो वस्तुआं खरीदी करते हैं, उसे हम मार्केट डिमांड कहते हैं। सो मार्केट डिमांड शेड्यूल अ रैपिड tabular representation showing a different quantity of a commodity which all consumers are prepared buy to various price given period of time, also mentioned here given period of time and various price. So let's explain the demand curve with this example. A price of commodity, they see that X commodity, here a consumer A, consumer B, consumer C, and see the market demand means A plus B plus C, means here a price of a commodity is 10 rupees, 8 rupees, 6 rupees, 4 rupees and 2 rupees, and A consumer demanded X commodity at a 10 rupees price, 5 kg, B 10 kg and 15 kg. So this different shown that a different quantity of commodity X purchased by the different consumers at a various price. So it can be observed that less quantity of commodity is demanded at rising price and more quantity of a commodity demanded at a falling price.
यहाँ भी हम क्या हमें दिख रहा है कि जो अलग अलग प्राइस है, जो वेरियस प्राइस है, जो डिफरेंट प्राइस है, वहाँ हमें डिफरेंट डिमांड भी दिख रही है। जब प्राइस ज़्यादा रहती है तो डिमांड कम रहती है, और प्राइस कम रहती है तो डिमांड ज़्यादा रहती है। सो दस देयर इज़ एन यूनिवर्सल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। सो इसमें भी हमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का जो कर्व है वो दिख रहा है। जो टोटल जो मार्केट डिमांड है वो हमें इट्स शोन दैट द यूनिवर्सल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में यूनिवर्सल रिलेशनशिप रहता है। इसका मतलब होता है कि जब प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब होता है प्राइस जब राइज होती है तो डिमांड फॉल होती है, और प्राइस फॉल होती है तो डिमांड राइज होती है। सो कीमतें जब बढ़ने लगती हैं तो मांगनी कम हो जाती है, और कीमत जब कम होती है तो मांग बढ़ जाती है। हर एक चीज़ का ये जो रिलेशन शो होता है इसको हम यूनिवर्सल रिलेशनशिप कहते हैं। सो आगे हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। Another, this is a very easy concept, is a types of demand. So there are five types of demand. It's a first direct demand, indirect demand, joint demand, composite demand and competitive demand. ये जो हम डिमांड के टाइप्स देखने वाले हैं उसके डायरेक्ट डिमांड है। डायरेक्ट डिमांड मीन्स क्या होता है कि डिमांड फॉर फूड, डिमांड फॉर क्लोथ्स हैव अ डायरेक्ट डिमांड। सो कंज्यूमर्स क्या करते हैं, कंज्यूमर्स गुड्स हैव अ डायरेक्ट डिमांड, मीन्स क्लोथ्स हैव अ डायरेक्ट डिमांड, डिमांड फॉर फूड्स हैव अ डायरेक्ट डिमांड। जब हम बाज़ार जाते हैं और हम कुछ परचेस करते हैं तो हम कुछ वस्तु दुकान में जाते हैं, हम दुकानदार से वो चीज़ खरीदते हैं, उसे हम डायरेक्ट डिमांड करते हैं। मीन्स डिमांड फॉर क्लोथ्स, डिमांड फॉर फूड्स, डिमांड फॉर कॉफ़ी, डिमांड फॉर टी, डिमांड फॉर पेन, नोटबुक, ऑल डिमांड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ अ डायरेक्ट डिमांड। Means demand, it is demand by the consumers for good which satisfy their want directly. जो कंज्यूमर है वो बाज़ार जाके जो वस्तुएं खरीदी करता है फॉर देयर सेटिस्फाई वांट्स, उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो नीड्स है वो कंप्लीट करने के लिए वो बाज़ार जाके कुछ चीज़ें वस्तुएं खरीदते हैं, उसे हम डायरेक्ट डिमांड कहते हैं। इसका मतलब है डिमांड फॉर फूड, हम डायरेक्ट जाके फूड की डिमांड करते हैं तो डिमांड फॉर फूड। हम जो क्लॉथ शॉप होती है उसमें जाके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ हम परचेस करते हैं तो जो डिमांड फॉर क्लोथ्स है वो भी डायरेक्ट डिमांड में आती है। जो हम डायरेक्टली जाके कुछ शॉपकीपर से डिमांड करते हैं, कुछ वस्तुएं खरीदते हैं, उसे डायरेक्ट डिमांड कहते हैं। देन इनडायरेक्ट डिमांड refers to demand for good which are needed for a further all factor of production। जब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनडायरेक्ट डिमांड क्या होती है उसे हम डिराइव डिमांड भी कहते हैं। When a goods demanded indirectly, goods demanded indirectly to produce consumers goods, it is indirect demand. For example, demand for factor of production is indirect demand. डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इनडायरेक्ट डिमांड। आपको पता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं। जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, उसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। मीन्स सपोज द डिमांड फॉर वर्कर इन अ शुगर फैक्ट्री इज अ डिराइव इज इनडायरेक्ट डिमांड। म्हणजे हम जो शुगर की डिमांड करते हैं इनडायरेक्ट डिमांड में हम वो वर्कर इन शुगर फैक्ट्री जो डिमांड करते हैं, हम फैक्टर्स को डिमांड करते हैं। जब हम वस्तुएं खरीदती हैं तो इनडायरेक्टली हम वो फैक्टर्स को डिमांड करते हैं और उसे इन डिराइव डिमांड कहते हैं। मीन्स एग्जांपल, डिमांड फॉर वर्कर्स इन अ शुगर फैक्ट्री में हम जब शुगर की डिमांड करते हैं तो हम इनडायरेक्टली जो डिमांड करते हैं तो उसे
इनडायरेक्ट डिमांड कहते हैं कि देयर आर सम गुड्स विच आर नॉट डिमांडेड बाय इंडिविजुअली टू सेटिस्फाई देयर वांट डायरेक्टली but for using them to produce other consumers good which directly satisfy their wants, so demand for them is called direct demand, and as it is derived from the demand for other goods, so demand for car and housing loan are not determined directly but derive demand from demand for car and house which are purchased with the loan money, raw material, with the demand for car and house which are purchased with the loan money. So however, it is important in case of derived demand is a demand for a producer goods such as raw material, machines and other types of capital equipment, spare part, etc. So their producers goods are not consumed directly by individual to satisfy their want. For example, demand for copper does not solely depends upon individual desire for copper but itself rather using the producing product which are wholly or partly made by copper. In fact, individuals' wants for them may be quite independently for the fact that is a copper used to their production. So therefore, for the analysis of demand for the product which is their derived demand, so we must consider the factor that affect demand. So ultimate goods in the production which is a producers goods are used. Indirectly हम जो बहुत सारे उस प्रोडक्शन की डिमांड करते हैं तो वो आ जाती है जॉइंट डिमांड. कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उसे हम जॉइंटली डिमांड करते हैं. आपको कुछ याद आ रही है ऐसी चीज़ें कि उसे हम जॉइंटली डिमांड करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हम कार जब चलाते हैं, कार हम जो पेट्रोल कार होती है उसे चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है. सो हम जॉइंट डिमांड में जो कार फ्यूल या पेन और इंक जॉइंटली डिमांड करते हैं. When two or more goods are demanded jointly to satisfy a single want, it is known as a joint or complementary demand. जो joint demand होती है वहाँ two or more goods है demanded jointly. जो दो से ज़्यादा वस्तु है हम मांगनी जॉइंटली डिमांड करते हैं टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट. रिमेंबर दैट टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट सो नोन एज अ जॉइंट डिमांड. तो उसे हम जॉइंट डिमांड कहते हैं कि जो बहुत सारी डिमांड जॉइंटली मुझे कार और पेट्रोल हो सकता है, पेन और इंक जॉइंट डिमांड में आ सकता है. जो हमारी सिंगल नीड है उसे कंप्लीट करने के लिए हमें मोर देन टू और मोर गुड्स डिमांडेड जॉइंटली, हम दो से ज़्यादा वस्तुएं की एकत्रित डिमांड करते हैं उसे जॉइंट डिमांड कहते हैं. मीन्स फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर मीन्स complementary good is the joint demand. Demand for a complementary good is a joint demand. So for satisfy single want. Next है हमारे composite demand. So composite demand for means a demand for a commodity which can be put a several use is known as composite demand. सम्मिश्र मांगनी क्या होती है कि जब हम composite demand में for example electricity is demanded for several use such as light, fan, washing machine, mixer. हम जब सम्मिश्र मांगनी करते हैं तो द डिमांड फॉर कमोडिटी कैन बी पुट अ सेवरल यूज इज नोन एज अ कंपोजिट डिमांड. कि जब हम एक ही वस्तु की डिमांड करते हैं, एक वस्तु की जब हम मांग करते हैं और उसमें हम बहुत सारे वो जो वस्तु है उसका यूज सेवरल यूज़ होता है, उसे हम कंपोजिट डिमांड कहते हैं. जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम अनेक सारे चीज़ों में कर सकते हैं. जैसे लाइट चलती है, फ़ैन चलता है, वॉशिंग मशीन चलता है, मिक्सर चलता है. तो हम जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड करती है तो उसमें बहुत सारी हम जो बहुत सारी जो वांट होती है, नीड्स होती है, वो कंप्लीट हो जाती है. तो उसे हम कंपोजिट डिमांड कहते हैं. और कॉम्पिटिटिव डिमांड, it is demand for those good which are substitute for each other. और
दोज गुड कॉम्पिटिटिव डिमांड तो हमें हर जगह दिखती है कि जो डिमांड सब वस्तुओं की होती है कि जिसमें जो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं, मीन्स चाह और कॉफ़ी, शुगर और जगरी एट्सेट्रा, मीन्स एक के बदले दूसरी चीज़ हम जब डिमांड करते हैं उसे कॉम्पिटिटिव डिमांड कहते हैं कि दोज गुड विच आर सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, जो शुगर नहीं होगा तो जगरी से काम चलेगा, देन चाह और कॉफ़ी, चाह नहीं होगा तो कॉफ़ी चलेगा। ये जो एग्जाम्पल है उसे कॉम्पिटिटिव डिमांड कहते हैं। तो आज हमने डिमांड एनालिसिस ये चैप्टर देखा है, इसमें हमने बहुत सारे कंसेप्ट लर्न किए हैं। एक बार इसका रिव्यू लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है डिमांड एनालिसिस में। देखिए, ये डिमांड एनालिसिस हमारा 12th इकोनॉमिक्स 12th का चैप्टर है डिमांड एनालिसिस। इसके पहले भी हमने इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो देखा है, यूटिलिटी देखा है, एंड यूटिलिटी चैप्टर में हमने जो फीचर्स देखा है कि यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड। हम डिमांड क्यों करते हैं, क्योंकि उस जो भी वस्तु हम डिमांड करते हैं उसमें हम यूटिलिटी देखते हैं। हम जो बाज़ार में जाके पेन और नोटबुक खरीदी करते हैं तो हमें उसमें यूटिलिटी दिखती है, तभी हम वो चीज़ें खरीद सकते हैं। इसका मतलब है कि स्टूडेंट पेन और नोटबुक की डिमांड करता है और किसान फर्टिलाइज़र सीड्स की डिमांड करता है। मीन्स हर एक व्यक्ति उसके उपयोगिता अनुसार वस्तु की डिमांड करता है, और वही हमने सीखा है। और जो वे अलग अलग डिमांड होती है, तो डिमांड क्या होती है, तो डिमांड हम उसे कहते हैं कि अ डिज़ायर बैक्ड बाय विलिंग टू बाय एबिलिटी टू पे। ये डिज़ायर जो होती है, डिज़ायर के साथ विलिंग टू पे होता है और विलिंग एबिलिटी टू पे होता है कि एक डिमांड कब कंप्लीट होती है कि जब उसके जो ग्राहक है उसके पास क्रय शक्ति होती है, मीन्स परचेसिंग पावर होती है, और उसके पास एबिलिटी होती है टू पे, तब जाके डिमांड बनती है। लेकिन डिज़ायर को हम डिमांड नहीं कह सकते हैं। वैसे तो इच्छाएं बहुत सारी होती है, लेकिन इच्छाओं को मांगने में बदलने के लिए ये 3 कंडीशन मस्ट है। फर्स्ट कंडीशन डिज़ायर है, सेकंड विलिंग टू पे है, और थर्ड एबिलिटी टू पे है, तब जाके वो डिज़ायर डिमांड बनती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ऑल डिज़ायर्स आर नॉट डिमांड, सभी इच्छाएं मांगनी नहीं होती। तब नेक्स्ट हमने देखा है डिमांड शेड्यूल। यहाँ हमने देखा है कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है, एक तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है या दूसरा मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है, और ये फंक्शनल रिलेशनशिप शोन करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में, पर्टिकुलर कमोडिटी में। सो डिमांड शेड्यूल में हमने 2 कंसेप्ट सीखा है, फर्स्ट है इंडिविजुअल डिमांड और सेकंड है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मीन्स डिमांडेड बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर, जब एक ग्राहक, एक उपभोक्ता कुछ वस्तुओं की डिमांड करता है तो हम उसे स्पेसिफिक पीरियड एंड वेरियस प्राइस, रिमेंबर दैट आल्सो विथ, कि जब वो स्पेसिफिक प्राइस और वेरियस प्राइस और स्पेसिफिक टाइम पीरियड को जो वो डिमांड मांग करता है, तो एक इंडिविजुअल बाय एन इंडिविजुअल, उसे हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। ये हमने देखा है, विथ इसका शेड्यूल देखा है, डायग्राम देखा है। देन हमने सीखा है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होता है, डिमांडेड बाय ऑल कंज्यूमर्स, की जो टोटल डिमांड होती है फॉर कमोडिटी के लिए फ्रॉम ऑल कंज्यूमर्स एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग और गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम मार्केट डिमांड कहते हैं। कि जो मार्केट में जो सब कंज्यूमर के द्वारा जो मांगनी की जाती है उसे हम मार्केट डिमांड कहते हैं। और वो भी मार्केट डिमांड इट इज़ ऑफ्टेन हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ डिमांड फॉर ऑल कंज्यूमर एट अ वेरियस प्राइस, इंडिकेटिंग यूनिवर्सल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। मार्केट डिमांड का हमने यहाँ शेड्यूल देखा है, इसमें हम मार्केट डिमांड इजीली समझ में आ रहा है। यहाँ तो प्राइस ऑफ कमोडिटी है, लेकिन मार्केट डिमांड कब बन जाती है, जो सम ऑफ डिमांड बन जाते हैं, तब उसे हम मार्केट डिमांड कहते हैं। देन हमने देखा है टाइप्स ऑफ डिमांड में डायरेक्ट डिमांड होता है, डिमांड बाय कंज्यूमर्स टू सेटिस्फाई देयर ओन वांट, जब कंज्यूमर्स
डिमांड क्लोथ, शुगर, फूड की डिमांड करता है तो उसे डायरेक्ट डिमांड कहते हैं। देन इनडायरेक्ट डिमांड में हमने देखा है डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इनडायरेक्ट डिमांड जो होती है डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड होती है, उसे इनडायरेक्ट डिमांड कहते हैं। और जायंट डिमांड में two or more commodities are demanded to satisfy a single want. Remember that we said here a single want. So two or more commodities. So car, petrol, ink and pen are the example of a joint demand. कंपोसाइट डिमांड क्या होती है? जो डिमांड यहाँ जो है सिंगल कमोडिटी है और फॉर द सेवरल यूज़ है, एक कमोडिटी की हम डिमांड करते हैं और उसमें हम बहुत सारे हमारे जो यूज़ है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है तो उसका जो यूज़ है लाइट, फैन, वॉशिंग मशीन, वो कंपोसाइट डिमांड है। और कॉम्पिटिटिव डिमांड मीन्स डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट, जिसे दोज गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, टी कॉफ़ी है, शुगर जगरी है, ये डिमांड जो है कि एक के बदले दूसरा अवेलेबल होता है। जब हम टी की डिमांड करते हैं तब साथ में हम कॉफ़ी एट अ टाइम नहीं पीते, हम कॉफ़ी के बदले टी की डिमांड करते हैं या टी के बदले हम कॉफ़ी की डिमांड करते हैं। शुगर के बदले हम जागरी की डिमांड करते हैं और जागरी के बदले हम शुगर की डिमांड करते हैं। तो अब तक हमने इतने ये पॉइंट कवर अप किए हैं और होप सो कि आप सभी को ये सब कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।